जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस यात्रा के आज 42वें पाठ के अंदर हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने कुंडली का विश्लेषण स्वयं करते हैं अथवा किसी से करवाते हैं और वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च की राशि में विराजमान है, उच्च की राशि में है, अच्छी अवस्था के अंदर है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति के अंदर होना चाहिए, ऐसा आभास होता है। किंतु प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में उस ग्रह का जो सकारात्मक रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तब शंका होती है कि ग्रह उच्च का होने के बावजूद उसका जो परिणाम हमें प्राप्त होना चाहिए वैसा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। एक ये प्रश्न आता है और दूसरा ये कि जिस प्रकार से हमने पीछे नीच भंग राजयोग की चर्चा की और उसके भीतर में बताया कि कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में पड़ जाए या नीच राशिस्थ हो जाए तब उसके नीचता को भंग करने वाले कुछ योग होते हैं। वो कौन कौन से योग होते हैं उनकी परिचर्चा हम कर चुके। तो मन में प्रश्न आता है कि जैसे नीचस्थ ग्रह की नीचता भंग हो जाती है उसी प्रकार क्या उच्च ग्रह की उच्चता भी भंग हो सकती है? क्या कुंडली के अंदर या ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा कोई योग है कि जिससे उच्च ग्रह की उच्चता भंग हो जाए? और कई बार हम लोगों की कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च राशि में विराजमान हो, उच्चस्थ हो, किंतु हो सकता है उसकी उच्चता भंग हो रही हो और उसी वजह से हमारे को उसका जो उच्च परिणाम प्राप्त होना चाहिए वैसा न प्राप्त हो रहा हो। तो आज हम मुख्य रूप से इसी संबंध में चर्चा करेंगे कि कौन सी कंडीशन के अंदर कोई उच्चस्थ ग्रह अपना परिणाम देने में समर्थ नहीं हो पाता अथवा उसका परिणाम नकारात्मक हो जाता है। बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं जांचने के और देखने के, किंतु इसका एक प्रमुख जो कारण होता है या जो प्रमुख उपाय होता है आज हम उसकी बारीकी से चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिंह लग्न की कुंडली बनाई है और इस सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए यहाँ पर बृहस्पति कर्क राशि में है और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। बुध यहाँ पर कन्या राशि में है और वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में है और शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार मंगल यहाँ पर मकर राशि में है, मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और शुक्र यहाँ पर मीन राशि में जो उनकी उच्च राशि है वहाँ पर विराजमान है। और इसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं तो चंद्रमा को हमने वृष राशि में रखा है और सूर्य देव मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर मेष राशि के अंदर रखा गया है। तो इस कुंडली के आधार पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि उच्चस्थ ग्रह किस कंडीशन में आकर के अपना उच्चता का परिणाम नहीं दे पाता अथवा उसका रिजल्ट हमारे को नहीं मिल पाता, उसका प्रमुख कारण क्या है समझते हैं। मान लीजिए हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर उच्च राशि में हो, अच्छी डिग्री के अंदर हो और उसके साथ साथ बाकी जो शुभ योग होते हैं वो भी बन रहे हों, किंतु अगर हमारा उच्चस्थ ग्रह वक्री हो जाए तो वक्री होने के कारण वो उच्चस्थ ग्रह अपना उच्चता का रिजल्ट देने में समर्थ नहीं हो पाता। जहाँ कोई उच्चस्थ ग्रह वक्री हो गया वहाँ पर वो नीचता के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो बहुत बार हम समझते हैं कुंडली के अंदर हमारा अमुक ग्रह उच्च का है, उसका रत्न धारण कर लेते हैं तो और अच्छे रिजल्ट हमारे को मिल जाएंगे, किंतु होता बिल्कुल अपोजिट है। तो हमारे को समझना चाहिए कुंडली के अंदर कोई ग्रह अगर आपकी उच्च राशि में विराजमान है बहुत अच्छी बात है, तो उसके तुरंत बाद देखिए कहीं वो ग्रह आपका वक्री तो नहीं है। अगर वो उच्चस्थ ग्रह वक्री हो जाएगा तो वक्री होने का सीधा सीधा अर्थ है कि वो ग्रह
उच्चता के परिणाम नहीं दे पाएगा, अपितु उसको नीचता के परिणाम देने में मजबूर होना पड़ेगा। जैसे नीच राशिस्थ ग्रह वक्री हो जाए तो उच्चता के परिणाम देने में समर्थ हो जाता था, वो नीच भंग राजयोग बना लेता था। उसी प्रकार उच्चस्थ ग्रह वक्री हो जाए तो उसकी उच्चता भंग हो जाती है। उच्चता के भंग होने का ये बहुत बड़ा और प्रमुख कारण है। तो इसको और बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं बृहस्पति की। इस सिंह लग्न की कुंडली के अंदर बृहस्पति पंचमेश है और अष्टमेश है। पंचमेश होने का अर्थ हुआ कि जो आपके बुद्धि से संबंधित, आपके निर्णय से संबंधित जो भी रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उसका दारोमदार बृहस्पति के पास है। और 8वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट आपको प्राप्त होना चाहिए, 8वां भाव परमानेंट लॉस को संकेत करता है, अपूरणीय क्षति को संकेत करता है, मृत्यु को संकेत करता है। हमारे जीवन का जो जो हिस्सा हमसे बिल्कुल छूट गया है उसको रिप्रेजेंट करता है, और प्लस ये हाई प्रॉफिट को भी संकेतित करता है। अष्टम भाव से हम लोग अपने जीवन में जो हाई प्रॉफिट होता है उसको देखा करते हैं, और साथ में 8वां भाव आपके जीवन का जो सीक्रेट है, आपके जीवन का जो गुप्त क्षेत्र है उसको भी संकेत करता है। तो आपके जीवन के अंदर जो भी अर्निंग का कोई गुप्त रास्ता हो सकता है, आपके जीवन का जो गुप्त रहस्य हो सकता है, वो सब 8वें भाव से जाना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में अपने उच्च राशि में जाकर के विराजमान है। अर्थात बृहस्पति देव आपके निर्णय से संबंधित और आपके प्रॉफिट से संबंधित और आपके सीक्रेट से संबंधित जो जो भी कार्य हैं, वो अगर आप अननोन प्लेस में करते हैं या विदेश में करते हैं या हॉस्पिटल के संबंध में करते हैं या फिर जेल के संबंध में करते हैं या फिर शैया सुख के संबंध में या फिर अपने संतुष्टि के संबंध में करते हैं, तो वो गुरुदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने में समर्थ होने चाहिए, क्योंकि वो उच्च राशि में विराजमान है। और उच्च राशि में जो ग्रह होता है वो जिस भाव का कारक होता है उस भाव के रिजल्ट, उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ाता है। और गुरु अपने आप में धर्म का कारक है, सत्य का कारक है, लॉयल्टी का कारक है, आशीर्वाद का कारक है, दूसरों के लिए आशीर्वाद देना, दूसरों के आशीर्वाद प्राप्त करना, दूसरों की दुआएं प्राप्त करना, इन सब चीजों का जो कारक है वो गुरु है। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु अच्छा है तो लाजिमी आप सत्य के रास्ते पर चलने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, धर्म के अनुयायी और भीतर से एक पवित्र व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ पर पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठ जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया। बृहस्पति यहाँ पर है, इसका अर्थ है कि आपको पंचम और अष्टम भाव से संबंधित जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं वो अननोन प्लेस में प्राप्त हो सकते हैं, विदेश में प्राप्त हो सकते हैं, और ऐसे स्थान में प्राप्त हो सकते हैं जो आपके जीवन का व्यय स्थान है। अर्थात यहाँ पर विदेश में अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको लाभ होगा। तो विदेश से संबंधित मामलों में ये जो बृहस्पति है आपको अच्छा लाभ देने में समर्थ होगा, क्योंकि वो वहां पर उच्च का है। किंतु वही बृहस्पति अगर यहाँ वक्री हो जाए तो आपको अपने निर्णयों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अर्थात आपके निर्णय गलत हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में अपूरणीय क्षति को बार बार झेलना पड़ेगा। अक्सर जो भी आप निर्णय करेंगे, जिस रास्ते पर भी आप चलेंगे, अक्सर आपको नुकसान होगा। जहां बृहस्पति यहाँ पर वक्री हो गया वहां पर वो नीचता के परिणाम देना शुरू करेगा। इस कंडीशन के अंदर 12वें घर से संबंधित जो विदेश का घर है, जो अननोन प्लेस का घर है, जो आपके हॉस्पिटल का घर है, आपके खर्चे का घर है, तो जो भी आपका
खर्चा होगा वो खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर बृहस्पति वक्री हो गया वहीं पर उसका रिजल्ट नकारात्मक हो जाएगा। और बृहस्पति सामान्य रूप से उच्च का है तो आपको इस भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार बात करें यहाँ पर बुध की, बुध यहाँ पर लाभ और धन का स्वामी होकर के धन भाव में उच्च का है। अर्थ क्या हुआ कि आप अपने बुद्धि से, अपने समझदारी से, अपने बुद्धिमत्ता के कार्यों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे और आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो सेविंग्स है वो भी अच्छी होगी। किंतु वहीं पर बुध अगर वक्री हो जाए तो लाभ और धन इन दोनों भावों से संबंधित जो रिजल्ट हैं आपके नकारात्मक हो जाएंगे। बुध आपके निर्णय का भी स्वामी है तो लाभ के संबंध में अथवा अर्निंग के संबंध में जो आपके निर्णय होंगे वो गलत हो जाएंगे। और ये भाव आपकी वाणी का है, आपके संयुक्त परिवार का है। आपके परिवार में किसी न किसी रूप से टेंशन बनी रहेगी जिससे आपका जो मस्तिष्क है वो शांत नहीं रह पाएगा और आपकी वाणी अक्सर आपको प्रॉब्लम के अंदर डालने वाली होगी। तो जहां पर बुध यहां पर उच्च का हो करके लाभ और धन का अच्छा रिस्पॉन्स आपको देने में काबिल होना चाहिए था, वहीं पर अगर ये वक्री हो जाता है तो लाभ और धन से संबंधित जो निर्णय आपके होंगे वो गलत हो जाएंगे, अर्थात उनसे संबंधित जो रिजल्ट हैं वो नकारात्मक आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। इसी प्रकार बात करें शनिदेव की, शनिदेव यहाँ पर देखिए छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में वो उच्च के हैं। तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं और वो छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर उच्च के हो रखे हैं। तो छठा भाव जो रुकावट का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, तो इस रुकावट से संबंधित या छठे भाव से जो जो चीजें आती हैं उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा लाभ होगा। वहीं पर सप्तम भाव आपके दैनिक रोजगार का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है। तो दैनिक रोजगार से संबंधित, अपने जीवन साथी से संबंधित या जो भी आपका प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको पार्टनरशिप के अंदर अच्छा लाभ होना चाहिए। किंतु वहीं पर शनि अगर वक्री हो जाए तो रोग, ऋण, शत्रु और चैलेंज वो आपको इतने ज्यादा अपने जीवन के अंदर फेस करने पड़ेंगे कि आप टूट सकते हैं, आप उनको झेल नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। उसी प्रकार आपका दाम्पत्य जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप वहां पर साझेदारी में काम करते हैं तो साझेदारी आपकी चौपट हो सकती है और आपका जो प्रतिपक्ष है वो आपके साथ चीट कर सकता है, आपको नुकसान में डाल सकता है। किसी भी रूप में शनि जो है अगर छठे और सातवें भाव का स्वामी होकर के पराक्रम वाले भाव में जाकर के अगर उच्च का होने के साथ साथ वो वक्री हो जाता है तो वो उच्च के रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो नीचता के रिजल्ट देगा और आपका जो पराक्रम है अर्थात आपके जो एक्शन है वो भी आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप जो भी एक्शन लेंगे उसका नकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसी तरह बात करें यहाँ पर मंगल की, मंगल इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें नवम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, अर्थात धर्म का स्वामी और सुख का स्वामी होकर के वो छठे भाव में उच्च का है। तो यहाँ पर छठे भाव में उच्च का होने का अर्थ है आपका भाग्य और आपका सुख यहाँ पर छठे भाव में आकर के उच्च का हो गया है। अर्थात इस कंडीशन के अंदर अगर आप दूसरों की रुकावटें दूर करते हैं, दूसरे को हेल्प करते हैं और जो मंगल की जो क्वालिटी है, मंगल की कैप्टनशिप करना, अगर दूसरों की रुकावट करने के आयोजनों का आप नेतृत्व करते हैं, इस प्रकार के कार्यों के अंदर अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किंतु वहीं पर अगर मंगल यहाँ पर वक्री हो जाता है तो आपका भाग्य खराब हो गया, आपका सुख खराब हो गया, आपको घर परिवार का सुख
नहीं उस ढंग से प्राप्त हो सकेगा जिस ढंग से आप चाहते हैं, और आपको भाग्य का, धर्म का और उसके साथ में किस्मत का वैसा साथ नहीं मिल पाएगा। इसी तरह हम लोग बात करें शुक्र देव की। शुक्र यहाँ पर कर्म स्थान और पराक्रम स्थान 10वें और 3रे भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में जाकर के शुक्र उच्च का हो रखा है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको कारोबार का लाभ प्राप्त होगा, आपको पराक्रम का लाभ प्राप्त होगा। कारोबार और पराक्रम से संबंधित जो भी आप गुप्त क्षेत्र से संबंधित आप काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए हाई प्रॉफिट का घर है और साथ में सीक्रेट का घर है, तो आप अपने कारोबार और पराक्रम से संबंधित जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप गतिविधि करते हैं, उन गतिविधियों को जितना आप गुप्त रखेंगे, दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, उतना लाभ होगा। वहीं पर शुक्र अगर यहाँ पर वक्री हो जाए तो आपको कारोबार और पराक्रम दोनों यहाँ पर 8वें भाव में जाकर के शुक्र अगर उच्च का हो करके वक्री हो जाता है तो वो नीच का परिणाम देने में समर्थ हो गया। तो यहाँ पर आपको अपने कारोबार से संबंधित, अपने एफर्ट से संबंधित, अपने पराक्रम से संबंधित, और शुक्र जो है आपके पत्नी का कारक है, आपके सौंदर्य का कारक है, आपके जीवन की स्वच्छता का कारक है। इन सब चीजों से संबंधित नकारात्मक रिजल्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करें सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो इस कुंडली के अंदर लग्नेश यहाँ पर जाकर के उच्च का हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपका जो नेचर है, अर्थात आपका जो स्वभाव है, वो धर्म के साथ धार्मिक स्वभाव है। साथ में आप स्ट्रिक्ट हैं, अर्थात अपने धर्म के प्रति पक्के हैं, अपने नियमों के प्रति पक्के हैं। और सूर्य को और अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए सूर्य देव के गुणों को अपने जीवन में उतार लें, और जैसे आप सूर्य देव के गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे, इस 9वें भाव का रिजल्ट आपको और अच्छे परिमाण में प्राप्त होगा। इसी तरह बात करें चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव यहाँ पर द्वादशेश होकर के कर्म स्थान में उच्च के हो रखे हैं। अर्थ क्या हुआ कि आपको विदेश से संबंधित, और उसमें भी लिक्विड कैश का कारक चंद्रमा है और मन की शांति का कारक चंद्रमा है। तो विदेश से संबंधित जो भी मामलों का कारोबार आप करते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार या उससे संबंधित जो भी कारोबार आप करेंगे, चंद्रमा से संबंधित कारोबार आप करेंगे, उसके अंदर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वो आपके कारोबार को उच्च करने में सक्षम है। तो सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, इसलिए ये दोनों अगर उच्च राशि में हैं तो इनका सकारात्मक रिजल्ट ही आपको प्राप्त होगा। किंतु बाकी ग्रहों को देखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उच्च का होने के साथ साथ कहीं वक्री तो नहीं है। अगर वक्री हो जाता है तो अपनी उच्चता का रिजल्ट नहीं दे पाता, अर्थात अपना नकारात्मक रिजल्ट देने में समर्थ हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि भली भांति ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, आपके जो प्रश्न हम तक पहुंचे हैं उनमें से कुछ प्रश्न के उत्तर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला प्रश्न है सचिन लुंकर जी इचलकरंजी महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने पूछा है कि युति में रहे हुए ग्रहों के बीच में कितना फासला मान्य है, अर्थात युति में रहे हुए ग्रहों के बीच में कितना फासला होना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा है। चलिए उनके इस प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, युति को जांचने के 3 तरीके हैं: समीपस्थ युति, मध्यस्थ युति और दूरस्थ युति। जो युति में ग्रह हैं उन दोनों ग्रहों के मध्य में अगर 7 डिग्री तक का अंतर है, अर्थात 0 से लेकर के 7 डिग्री तक का अंतर है, अंतर में उन दोनों ग्रहों का अंतर, इस बात को आप समझें। मान लीजिए एक ग्रह उसके अंदर 12 डिग्री का है और दूसरा ग्रह उसके अंदर 12 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री तक का है, अर्थात 7 डिग्री का अंतर हो गया। तो उन दोनों के बीच में अगर 7 डिग्री तक का अंतर है तो उसको माना जाएगा समीपस्थ युति।
और वहीं पर उन दोनों के बीच में अगर 7 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक का अंतर है, इसको हम लोग मानेंगे मध्यस्थ युति। और उन दोनों के बीच में अगर 12 डिग्री से ज्यादा का अंतर है, मान लीजिए कोई ग्रह वहां पर 5 डिग्री का है और दूसरा ग्रह वहां पर 18, 19, 20 डिग्री का है, तो 12 डिग्री से अगर ज्यादा का अंतर आ जाता है उसको हम लोग कहेंगे दूरस्थ युति। समीपस्थ युति में जो ग्रह होते हैं उनका आपसी युति का प्रभाव ज्यादा होता है। मध्यस्थ युति में जो ग्रह होते हैं उनका जो प्रभाव है वो मध्यम प्रकार का होता है। और दूरस्थ युति में जो ग्रह होते हैं उनका जो प्रभाव है वो न के बराबर होता है, अर्थात बहुत ज्यादा प्रभाव उनकी युति का नहीं पड़ता। तो मान लीजिए अगर कोई अच्छे ग्रह आपस में युति बना करके बैठ रहे हैं और उनकी युति समीपस्थ युति है, तो उनका जो युति का रिजल्ट है वो पूरा का पूरा मिलेगा। वहीं पर अगर मध्यस्थ युति में है तो थोड़ा सा रिजल्ट की मात्रा कम हो जाएगी। वहीं पर दूरस्थ युति में है तो उनकी युति का जो रिजल्ट है वो नाम मात्र को या कम मात्रा में प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर शुभ ग्रह के साथ में अशुभ ग्रह की युति हो जाए तो समीपस्थ युति होगी तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, मध्यस्थ युति होगी तो कम होगा, और दूरस्थ युति होगी तो उसको और ज्यादा कम उसका प्रभाव माना जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है, हालांकि जिन्होंने प्रश्न पूछा उनका नाम स्पष्ट नहीं है, और पहले भी मैं आग्रह कर चुका हूं कि जब भी कोई आप प्रश्न पूछते हैं तो अपना नाम और अपना स्थान अगर वहां पर मेंशन कर देंगे तो मुझे यहां पर आपका नाम संबोधित करने में अच्छा लगेगा और आसानी होगी। तो दूसरा प्रश्न जिन्होंने भी पूछा है वो पूछते हैं, तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र देव लग्न भाव में विराजमान हो और उनके साथ में गुरु, सूर्य और राहु की युति हो तो इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो देखिए, खाली एक कॉम्बिनेशन को देख करके उसका परिणाम नहीं बताया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्न भाव में शुक्र देव हैं तो स्पष्ट आपके कुंडली के अंदर मालव्य महापुरुष योग बन रहा है। शुक्र देव अच्छी स्थिति के अंदर हैं तो शुक्र देव से संबंधित जो लाभ हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके जो सोच है थोड़ा सा कंफर्ट वाली, लग्जरी वाली, थोड़ा सा सौंदर्य के प्रति रुझान वाली, ऐसी आपकी सोच होगी, ऐसी आपकी नेचर होगी। आप दिखने में सुंदर हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें सामान्य रूप से आपके जीवन में हो सकती हैं, किंतु लग्न भाव का रिजल्ट कैसा होगा इस बात को जांचने के लिए तो पूरा कुंडली का विश्लेषण करना होगा। बाकी क्या क्या कॉम्बिनेशन वहां पर बन रहे हैं उन चीजों को भी देखना होगा। और जो आपने कहा कि सूर्य गुरु राहु की युति है, तो राहु सूर्य और गुरु किस कंडीशन के अंदर हैं, कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और उनकी कारकता का कैसा वहां पर प्रभाव पड़ सकता है, इन सब चीजों को जांचने के लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होगा। मुख्य रूप से मालव्य महापुरुष योग आपके कुंडली के अंदर बन रहा है तो मालव्य महापुरुष योग का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा है, मीन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ युति बना रहे हों तो क्या इस कंडीशन के अंदर हम लोग मूंगा धारण कर सकते हैं? तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर, जैसे मीन लग्न की कुंडली है तो मंगल देव वहां पर नवम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हो जाएंगे। तो धन भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के अगर वो सप्तम भाव में बैठे हैं और अगर वो डिग्री वाइज थोड़े से कमजोर हैं तो आप निश्चित वहां पर मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर सचमुच में वहां पर मंगल की ऐसी स्थिति है कि मंगल को थोड़ा सा बलि करने की जरूरत हो तो आप निसंकोच मूंगा धारण कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को हमेशा चलाते रहें। एक बात हमेशा स्मरण में रखें, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो तभी अपना असर जीवन में दिखाते हैं जब आपके जीवन में धर्म का सहारा कमजोर हो जाता है। इसलिए हमेशा धर्म का, परमात्मा का सहारा मजबूती के साथ में पकड़े रहिए। जितना आप धर्म के सहारे
आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके ऑपोजिट ग्रह इत्यादि भी आपके अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। तो इतना प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है। गुरुवर के हर वचन